इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मेंडल ने ऐसे मटर के पौधों पर काम किया और क्रॉस कराया जो दो कैरेक्टर्स में भिन्न थे। एक उदाहरण एक मटर का पौधा है जिसके बीजों का रंग येलो और शेप राउंड था और दूसरा पौधा जिसके बीजों का रंग ग्रीन और शेप रिंकल्ड था। मेंडल ने पाया कि पेरेंट्स के क्रॉस से उत्पन्न बीज येलो रंग और राउंड शेप के थे। इस प्रकार येलो रंग ग्रीन पर डोमिनेंट था और राउंड शेप रिंकल्ड पर डोमिनेंट था। ये परिणाम उन्हीं के समान थे जो उन्हें तब मिले जब उन्होंने येलो और ग्रीन बीज वाले पौधों के बीच और राउंड और रिंकल्ड बीज वाले पौधों के बीच अलग अलग मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस किए थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डाइहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटाइप्स राउंड, येलो, रिंकल्ड, येलो, राउंड, ग्रीन और रिंकल्ड, ग्रीन 9:3:3:1 के रेशियो में मिले। ऐसा रेशियो मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए कई कैरेक्टर पेयर्स के लिए देखा गया। इन डाइहाइब्रिड क्रॉसेस पर आधारित ऑब्जर्वेशंस के आधार पर मेंडल ने दूसरा सेट ऑफ जनरलाइजेशंस प्रस्तावित किया जिसे हम मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। यह लॉ बताता है कि जब दो ट्रेट्स के पेयर्स एक हाइब्रिड में कंबाइंड होते हैं तो कैरेक्टर्स के एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के कैरेक्टर्स से स्वतंत्र होता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल ने यह 1865 में कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस पर अपना काम प्रकाशित किया, लेकिन कई कारणों से यह 1900 तक रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। रीजंस फॉर इनिशियल लैक ऑफ रिकॉग्निशन। एक, कम्युनिकेशन। उस समय में संचार आसान नहीं था जैसा कि अब है और उनका काम व्यापक रूप से प्रचारित नहीं हो सका। 2, कंसेप्ट ऑफ जीन्स। मेंडल ने जीन्स यानी फैक्टर्स को ट्रेट्स के एक्सप्रेशन को नियंत्रित करने वाले स्थिर और डिस्क्रीट यूनिट्स बताया। मेंडल के अनुसार अलील्स के पेयर्स एक दूसरे के साथ ब्लेंड नहीं होते। इस थॉट्स को उनके समकालीनों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। उनके कंटेम्पररीज ने प्रकृति में दिखाई देने वाले अपेरेंटली कंटिन्यूअस वेरिएशन के लिए इस विचार को एक स्वीकार्य एक्सप्लेनेशन नहीं माना। 3, यूज ऑफ मैथमेटिक्स। बायोलॉजिकल फिनोमेना को समझाने के लिए गणित का उपयोग करने का मेंडल का दृष्टिकोण पूरी तरह से नया और उनके समय के कई बायोलॉजिस्ट्स के लिए अस्वीकार्य था। 4, लैक ऑफ फिजिकल प्रूफ। मेंडल के काम ने सुझाव दिया कि फैक्टर्स या जीन्स डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, लेकिन वह फैक्टर्स के अस्तित्व का कोई फिजिकल प्रूफ प्रदान नहीं कर सके या यह नहीं बता सके कि वे किससे बने हैं। सन 1900 में 3 वैज्ञानिकों डी व्राइस, कॉरेंस और वॉन टीस्चरमैक ने स्वतंत्र रूप से मेंडल के इनहेरिटेंस के परिणामों की पुनः खोज की। इस समय तक माइक्रोस्कोपी में प्रगति ने वैज्ञानिकों को सेल डिवीजन को सावधानीपूर्वक देखने में सक्षम बनाया। इससे न्यूक्लियस में ऐसे संरचनाओं की खोज की गई जो प्रत्येक सेल डिवीजन से ठीक पहले डबल और डिवाइड होती प्रतीत होती थी। इन्हें क्रोमोसोम्स कहा गया। इन्हें क्रोमोसोम्स या कलर्ड बॉडीज कहते हैं क्योंकि इन्हें स्टेनिंग द्वारा देखा गया। 1902 तक मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम मूवमेंट को समझ लिया गया था। वॉल्टर सुटन और थियोडोर बोवेरी ने नोट किया कि क्रोमोसोम्स का व्यवहार जीन्स के व्यवहार के समानांतर था और उन्होंने मेंडल के लॉस को समझाने के लिए क्रोमोसोम मूवमेंट का उपयोग किया। आपको याद होगा कि आपने माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस, रिडक्शन डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम्स के व्यवहार का अध्ययन किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों जोड़ों में होते हैं। जीन पेयर के 2 अलील्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पर होमोलॉगस साइट्स पर स्थित होते हैं। मियोसिस फर्स्ट के एनाफेज के दौरान 2 क्रोमोसोम पेयर्स मेटाफेज प्लेट पर एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलाइन हो सकते हैं। सुटन और बोवेरी ने तर्क दिया कि क्रोमोसोम्स के एक पेयर की पेयरिंग और सेपरेशन उनके साथ कैरिड फैक्टर्स के पेयर के सेग्रीगेशन को जन्म देगा। सुटन ने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन के ज्ञान को मेंडेलाइन प्रिंसिपल्स के साथ जोड़ा और इसे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कहा। इन विचारों के डेवलप होने के बाद थॉमस हंट मॉर्गन और उनके सहयोगियों द्वारा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया गया, जिससे यह पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा उत्पन्न वेरिएशन का आधार क्या है। मॉर्गन ने छोटी फ्रूट फ्लाइज,
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के साथ काम किया, जो ऐसे अध्ययनों के लिए बहुत उपयुक्त पाए गए। इन्हें प्रयोगशाला में सिंपल सिंथेटिक मीडियम पर उगाया जा सकता था। ये लगभग 2 सप्ताह में अपना लाइफ साइकिल पूरा कर लेते हैं और एक सिंगल मेटिंग से बड़ी संख्या में प्रोजेनी फ्लाइज उत्पन्न हो सकती हैं। साथ ही इनमें लिंगों का स्पष्ट अंतर होता है। मेल और फीमेल फ्लाइज को आसानी से पहचाना जा सकता था। इसके अलावा इसमें कई प्रकार के हेरेडिटरी वेरिएशंस होते हैं, जिन्हें लो पावर माइक्रोस्कोप्स के साथ देखा जा सकता है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला में सेक्स लिंक जीन्स का अध्ययन करने के लिए कई डायहाइब्रिड क्रॉसेस किए। ये क्रॉसेस मेंडल द्वारा मटर में किए गए डायहाइब्रिड क्रॉसेस के समान थे। उदाहरण के लिए मॉर्गन ने येलो बॉडीड, व्हाइट आइड फीमेल्स को ब्राउन बॉडीड, रेड आइड मेल्स के साथ हाइब्रिडाइज किया और उनके F1 प्रोजेनी को इंटरक्रोस्ड किया। उन्होंने देखा कि 2 जीन्स एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से सेग्रीगेट नहीं हुए और F2 रेशियो 9:3:1 के अपेक्षित रेशियो से बहुत अधिक डिविएटेड था। मॉर्गन और उनकी टीम जानते थे कि जीन्स X क्रोमोसोम पर स्थित थे और उन्होंने देखा कि जब डायहाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर स्थित थे, तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस का प्रोपोर्शन नॉन पेरेंटल टाइप की तुलना में बहुत अधिक था। मॉर्गन ने इसे जीन्स के फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज के कारण माना और जीन्स के इस फिजिकल एसोसिएशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिंकेज और नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस के जनरेशन को डिस्क्राइब करने के लिए रिकॉम्बिनेशन शब्द का उपयोग किया। मॉर्गन और उनकी टीम ने यह भी पाया कि जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर ग्रुप थे, तो कुछ जीन्स बहुत टाइटली लिंक थे, जो बहुत कम रिकॉम्बिनेशन दिखाते थे, जबकि अन्य जीन्स लूजली लिंक थे, जो अधिक रिकॉम्बिनेशन दिखाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने पाया कि येलो बॉडी कलर का जीन और व्हाइट आई कलर का जीन बहुत टाइटली लिंक थे और केवल 1.3% हाई रिकॉम्बिनेशन दिखाते थे, जबकि व्हाइट और मिनिएचर विंग 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाते थे। अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट मॉर्गन के स्टूडेंट्स थे। अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने एक ही क्रोमोसोम पर जीन पेयर्स के बीच रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी का उपयोग किया। अल्फ्रेड स्टर्टेवेंट ने इस रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी के आधार पर जीन्स के बीच की दूरी मेजर की और क्रोमोसोम पर उनकी पोजीशंस को मैप्ड किया। आज जेनेटिक मैप्स का एक्सटेंसिव रूप से उपयोग पूरे जेनम्स की सीक्वेंसिंग के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में किया जाता है, जैसा कि इस चैप्टर में बाद में वर्णित ह्यूमन जेनम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट के मामले में किया गया था। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मेंडल का अध्ययन मुख्य रूप से उन ट्रेट्स का वर्णन करता है जिनके डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं, जैसे फूल का रंग जो या तो पर्पल होता है या वाइट। लेकिन अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको कई ट्रेट्स मिलेंगे जो इतनी डिस्टिंक्ट नहीं होते हैं और वे ग्रेडेशन शो करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्यों में केवल टॉल या शॉर्ट लोगों के डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स नहीं होते, बल्कि हाइट्स की एक पूरी रेंज होती है। ऐसे ट्रेट्स आमतौर पर 3 या 3 से अधिक जीन्स द्वारा कंट्रोल होते हैं और इन्हें पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहा जाता है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में मल्टीपल जीन्स के अलावा एनवायरनमेंट का भी प्रभाव होता है। मानव त्वचा का रंग इसका एक क्लासिक उदाहरण है। पॉलीजेनिक ट्रेट में फिनोटाइप प्रत्येक एलील के योगदान को दर्शाता है, यानी प्रत्येक एलील का प्रभाव एडिटिव होता है। इसे बेहतर समझने के लिए मान लेते हैं कि 3 जीन्स A, B और C मानव त्वचा के रंग को कंट्रोल करते हैं, जहां डोमिनेंट फॉर्म्स कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C डार्क स्किन कलर के लिए जिम्मेदार होते हैं और रिसेसिव फॉर्म्स स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c लाइट स्किन कलर के लिए। सभी डोमिनेंट अलील्स कैपिटल A, कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C वाला जेनोटाइप सबसे डार्क स्किन कलर होगा और सभी रिसेसिव अलील्स स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c वाला जेनोटाइप सबसे लाइट स्किन कलर होगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड है, 3 डोमिनेंट और 3 रिसेसिव अलील्स वाला जेनोटाइप इंटरमीडिएट स्किन कलर का होगा। इस प्रकार
जेनोटाइप में प्रत्येक प्रकार के अलील्स की संख्या किसी व्यक्ति की त्वचा की डार्कनेस या लाइटनेस को निर्धारित करेगी। प्लियोट्रॉपी। अब तक हमने एक जीन के एक सिंगल फीनोटाइप या ट्रेट पर प्रभाव को देखा है। हालांकि कुछ मामलों में एक सिंगल जीन कई फीनोटाइपिक एक्सप्रेशंस दिखा सकता है। ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहा जाता है। प्लियोट्रॉपी का अंडरलाइंग मैकेनिज्म अधिकांश मामलों में एक जीन का मेटाबॉलिक पाथवेज पर प्रभाव होता है जो विभिन्न फीनोटाइप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक उदाहरण है फीनलकीटोन्यूरिया रोग, जो मनुष्यों में होता है। यह रोग उस जीन में म्यूटेशन के कारण होता है जो एंजाइम फीनिलएलेनाइन हाइड्रॉक्सिलेज के लिए कोड करता है। यह एक सिंगल जीन म्यूटेशन है। यह निम्नलिखित फीनोटाइपिक एक्सप्रेशंस देता है: मेंटल रिटार्डेशन और हेयर और स्किन पिगमेंटेशन में कमी,